बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बेटा सॉलिड स्टेट के अंतर्गत डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो बच्चों, डेंसिटी क्या होती है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम लोग यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना सीख रहे हैं, तो हमको यूनिट सेल का मास पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। मतलब मास ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का मास कैसे पता चलेगा हमको? उस यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए, और एक एटम का मास अगर हमको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे यूनिट सेल का मास पता हो जाएगा। और फिर हम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। अब जेड इफेक्टिव, अब मास ऑफ वन एटम, बच्चों थोड़ा सा ध्यान देखो, वन एटम का मास कैसे पता हो? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगर एटम्स का मास देखें तो इसी के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलर मास, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एटम के मास को क्या बोलेंगे? बोलिए भाई, m बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो जाएगा। इतने एटम्स का मास को हम मोलर मास बोलते हैं। तो एक एटम का मास कितना हो? m बाई दिस वन, और इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो m बाई Na, Na मींस एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम का जो मास होगा वो m बाई Na होगा। तो मास ऑफ वन एटम की जगह आप m बाई Na लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा फार्मूला आ गया डेंसिटी निकालने का, Z इफेक्टिव इंटू m बाई V इंटू Na। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जनरली हम लोग कैसा यूनिट सेल, पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा, यूनिट सेल हम लोग जनरली क्यूबिक की बात करते हैं। तो क्यूबिक अगर यूनिट सेल होगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा? ए क्यूब। ए क्या है? एज लेंथ ऑफ द क्यूब। Na एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू अभी आपको बताया था 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। m मोलर मास या एटॉमिक मास, और Z इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, जैसे आपको अगर हमने पूछा आपसे कि सिंपल क्यूबिक अगर हमारा यूनिट सेल है तो उसमें Z इफेक्टिव क्या होगा? 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, और फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है? Z इफेक्टिव 4। अब बच्चों हम एक बात, विशेष बात आपको नोट के अंतर्गत लिखवाएंगे कि अगर हमारा जो यूनिट सेल है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो आयंस हैं, या यू कैन से कि फॉर आयनिक कंपाउंड्स Z इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? वहां पर हम जो Z इफेक्टिव जो होगा वो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में जितने फार्मूला यूनिट्स होंगे दैट इज कॉल्ड Z इफेक्टिव। ये किसकी बात हो रही है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। कैपिटल M क्या होगा? फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। A क्या है? अगर आयनिक कंपाउंड है तो यहां पर A क्या होगा? 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायंस। यहां पर जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे? किसके किसके बीच की? कैटायन और एनायन की, और इसको 2 टाइम्स कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ए, एज लाइन। तो आयनिक कंपाउंड के लिए आप विशेष तरह से तीनों बातें याद रख ले। Z इफेक्टिव जो होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, जैसे मान लो अगर NaCl है, ठीक, NaCl है तो यहाँ के लिए जो वैल्यू होगी क्या होगी? Z इफेक्टिव के लिए 4 होगी, ZnS के लिए 4 होगी। M फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड है, A एज लेंथ है। एज लेंथ कैसे निकालेंगे? जो हमारे आयंस हैं उस आयनिक कंपाउंड में, जो हमारे यूनिट सेल में जो आयंस हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे? 2 टाइम्स कर देंगे, तो दैट इज एज लेंथ। और एक विशेष बात आप इसको भी याद रख लें, फॉर BCC स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड लाइक सीजियम क्लोराइड, Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड के लिए लाइक सीजियम क्लोराइड होगा तो Z इफेक्टिव 1 होगा। अब देखिए इस पर हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालने के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा, तो एक बात आप याद कर लेना कि कभी कभी क्वेश्चन जो पूछेगा कि हमारा यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है, कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आप Z इफेक्टिव की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो Z इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करने से अगर सपोज दैट वैल्यू 1 आती है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 2 होता है, अगर 2 वैल्यू आती है Z इफेक्टिव की तो BCC हो जाएगा, 4 वैल्यू आती है Z इफेक्टिव की तो FCC हो जाएगा। अब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे
कि हम सीजीएस सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं कि एमजीएस सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं। इन सीजीएस सिस्टम डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास ग्राम में होगा, वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूबिक सेंटीमीटर। एमजीएस सिस्टम में डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास केजी में लेंगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, मास केजी, मोलर मास जो होगा वो केजी में होगा और वॉल्यूम जो होगा मीटर क्यूब में होगा। अच्छा, 1 पिकोमीटर इक्वल टू आपको पता है 10⁻12 मीटर होता है या 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर या 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम लोग डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल और वाइट्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था टेट्राहेड्रल वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। वाइट्स के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से जाना था, टेट्राहेड्रल वाइट क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट क्या होते हैं। चलिए हम आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं टेट्राहेड्रल वाइट, ऑक्टाहेड्रल वाइट शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग डेंसिटी ऑफ द यूनिट्स है और वाइट्स पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बच्चों जो टेट्राहेड्रल वाइट है ये कहां बनता है? बॉडी डायगोनल पर। बॉडी डायगोनल पर जैसे कोई हमारा यूनिट सेल है, हमने कहा इस फेस को देखो, इसका जो अपर कॉर्नर है और दूसरे फेस का जो है, सामने वाले फेस का जो लोअर कॉर्नर है, तो एक डायगोनल ये बनेगा, इसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। 1 2 उसी तरह से 3 और उधर से आप लेंगे 4। मतलब एक यूनिट सेल में आप 4 बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए तो पहली बार टेट्राहेड्रल वाइट जो है बॉडी डायगोनल पर बनता है। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वाइट मिलते हैं। और टेट्राहेड्रल वाइट के बारे में आपको पहले बताया था मैंने कि ऐसा वाइट जो सराउंडेड बाय 4 एटम, ऐसा वाइट जो 4 एटम से सराउंडेड हो, उस वाइट को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइट। देखिए मान लेते ये हम एक यूनिट सेल बनाते हैं एफसीसी, और ध्यान से देखिए एफसीसी में आपको पता है सभी फेस पर एटम होंगे और कॉर्नर पे एक एटम होंगे, ठीक है। अब हम यहां पे देखें कि टेट्राहेड्रल वाइट कैसे बॉडी डायगोनल पर बनता है। देखिए भाई बॉडी डायगोनल के लिए मान लीजिए हमने इस फेस का जो अपर कॉर्नर ये ले लिया और उसी के ठीक सामने वाले फेस का जो है लोअर कॉर्नर लेंगे। तो देखिए हम यहां से एक बॉडी डायगोनल हम ड्रा करते हैं। ये जो है ये बॉडी डायगोनल हो गया, क्लियर। इसी तरह से 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, इससे बनेगा, फिर इससे बनेगा, फिर इससे बनेगा, इससे बनेगा। अब हम टेट्राहेड्रल वाइट की बात करें, आप बोलिए बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है आपको बताया था हमने कितना होता है भाई? √3a। बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3a होता है। किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो जो लेंथ होगी बॉडी डायगोनल की वो √3a होगी। अच्छा, ये मान लो सेंटर है, तो सेंटर के लिए क्या हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो पार्ट होगा, यहां से यहां तक हमारा √3a/2 है, √3a/2। अब देखिए टेट्राहेड्रल वाइट बनेगा कहां? इसके हाफ पर, तो ये हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब यहां टेट्राहेड्रल वाइट कैसे बना? व्हाइट के लिए बोले टेट्राहेड्रल वाइट के लिए तो ऐसा व्हाइट जो 4 एटम से सराउंडेड हो। मान लेते हैं हमने इस वाले कॉर्नर वाले एटम को आप ध्यान से देखें, एक ये एटम है एफसीसी में, देखिए एक फेस ये हो गया, एक ये फेस हो गया, एक फेस ये हो गया, क्लियर। 1 2 3 हमने ये तीनों फेस ले लिए और ये कॉर्नर का एटम। तो बताइए 1 2 3 4 इन चारों एटम के बीच में यहां कोई व्हाइट बनेगा? 1 देखिए एक फेस पर ये एटम, एक ये और ये आगे वाला फेस, 1 2 3 एक कॉर्नर वाला एटम, इनके बीच में कोई न यहां पर जो है एक कोई न व्हाइट बनेगा। उसी व्हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल व्हाइट। मतलब हर एक कॉर्नर वाले एटम के ठीक बगल में एक व्हाइट बनता है,
वो व्हाइट टेट्राहेड्रल व्हाइट कहलाता है। तो कॉर्नर पे 8 एटम होंगे तो हर एक कॉर्नर के जस्ट बगल में टेट्राहेड्रल व्हाइट बनेगा। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड इधर इस वाले कॉर्नर पे बनेगा, हर एक कॉर्नर के जस्ट बगल में टेट्राहेड्रल व्हाइट बनता है। तो टेट्राहेड्रल व्हाइट कितने हो गए? टोटल 8। तो बच्चों अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को जाने। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कहां बनता है? बॉडी सेंटर पर, किसी भी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर। कैसे बॉडी सेंटर बनता है? हम लोगों ने यूनिट सेल एफसीसी लिया। एफसीसी में आपको पता है कॉर्नर पर एटम होंगे और हर एक फेस पर एटम होंगे। टेट्राहेड्रल व्हाइट तो हमने जान लिया कहां कहां बनता था, जल्दी से बोलिए। ये हमें बॉडी डायगोनल पर बनता था। एक बॉडी डायगोनल में 2 बनते थे, 4 बॉडी डायगोनल होते तो 8 बनता था। अब ऑक्टाहेड्रल व्हाइट देखिए कहां बनता है? एक तो बॉडी सेंटर पर बनता है और एज सेंटर पर बनता है। 2 जगह बनता है, बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। अब इस व्हाइट के बारे में आपको क्या पता है? यह व्हाइट सराउंडेड बाय 6 एटम। ये जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होता है ये 6 एटम से सराउंडेड होता है। ये देखिए मैंने एक यूनिट सेल बनाया एफसीसी। इसमें देखिए फेस पर एटम है और कॉर्नर पर एटम होंगे। क्लियर? हमने फेस के एटम को आपको यहां दिखाया है। अब बताइए यहां जो 6 फेस पर एटम, 6 फेस पर एटम है, तो यहां बीच में एक व्हाइट होगा कि नहीं? आप ऐसे इमेजिन करिए, कमरा है, कमरे के 6 फेस पर एटम है। क्लियर? तो बीच में व्हाइट बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच में व्हाइट बनेगा। हमने कहा इस फेस पर एटम है, इस फेस पर एटम है, ऊपर एटम है, नीचे एटम है। ठीक है? क्लियर? लेफ्ट और राइट है, तो बीच में देखिए इस बीच में कोई ना कोई व्हाइट बनेगा कि नहीं बनेगा? वो व्हाइट कितने एटम से सराउंडेड होगा? 6। एक ऊपर के फेस से, एक नीचे, 2 3 4, क्लियर? 5 6, क्लियर हो गया। और उस बीच के व्हाइट में मान लो मैं बैठा हूं, तो हमको कितने एटम घेरे हुए हैं? ऊपर नीचे, आमने सामने और लेफ्ट और राइट। तो यहां पे देखिए ये 6 फेस होगा, फेस वाले एटम 1 2 3 4 5 6, पीछे वाले फेस का एटम, आगे वाले का। तो यहां पर जो व्हाइट बनेगा वो व्हाइट क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट एक तो बॉडी सेंटर पर बनता है और एज सेंटर पर बनता है। ये हमारी एज हो गई। कितने एज होते हैं आपको पता है? एज कितने होते हैं? टोटल एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। इस एज पर बनेगा। देखिए ये हमारा यूनिट सेल है। क्लियर? इस एज को ध्यान से देखिए। इस एज के सेंटर पर जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कैसे बनेगा? ये हमारे कॉर्नर के एटम हो गए। क्लियर? अच्छा, ये इस फेस का एटम, ये बगल वाले फेस, इसके बगल में जस्ट जो यूनिट सेल होगा उसके फेस का, ये इस वाले फेस का एटम, एक फेस के ठीक इसके ठीक ऊपर वाला यूनिट सेल होगा उसके फेस का एटम। तो यहां पर देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, इस 6 एटम के बीच में जो यहां जो व्हाइट बनेगा वही व्हाइट ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कहलाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितने एटम से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6। अब जो एच पर एटम होता है आपको पता है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। क्यों भाई? जो एच पर एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल में? 1/4। और एच टोटल कितने होते हैं? 12। 4 3 या 12, टोटल कितने एटम हो गए? 3। अर्थात टोटल व्हाइट्स हमको मिलेंगे, एज पर जो मिलेंगे व्हाइट्स वो कितने मिलेंगे? 3। और एक बॉडी के सेंटर पर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कितने हो गए? 4। टेट्राहेड्रल व्हाइट्स 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 4। मतलब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। क्या लिखा मैंने? इफ जेड इफेक्टिव या रैंक ऑफ यूनिट सेल अगर n है, मतलब किसी भी यूनिट सेल में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या रैंक ऑफ यूनिट सेल अगर n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट्स 2n होंगे और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कितने होंगे? n होंगे। ये हमारा एफसीसी यूनिट सेल था। तो एफसीसी यूनिट सेल में आपको पता है रैंक कितनी होती है? 4 होती है। तो देखिए 4 रैंक होती है, तो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स जो होंगे वो डबल होंगे, 8 हो गया 2n के हिसाब से। और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स वही होगा जो जेड इफेक्टिव होगा, जो उस यूनिट सेल का रैंक होगा। अर्थात ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितने मिले हमको? 4। क्लियर हो बच्चों? और एक बात और आप जाने कि जो पैकिंग होती है
उस पैकिंग में जो बिगर आयंस जो होते हैं वो हमेशा लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो छोटे आयंस होते हैं, स्मॉलर आयंस होते हैं, जनरली कैटायन, वो हमेशा वॉइड्स में रहते हैं। कहां रहते हैं? वॉइड्स में। तो कैटायन और एनायन में एनायन बिगर होता है, एनायन हमेशा पैकिंग का फॉर्मेशन करेगा, लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, और कैटायन जो होंगे वो जनरली वॉइड्स में रहते हैं। कहां रहते हैं? वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो स्मॉलर होता है, किसके कंपैरिजन में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के कंपैरिजन में। तो कैटायन जो होते हैं, स्मॉलर कैटायन जो होंगे, जो बहुत छोटे कैटायन होंगे, वो जनरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे। वो कहां ऑक्युपाई करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करेंगे। और ये भी हो सकता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी मिले और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिले, लेकिन जनरली जो स्मॉलर कैटायंस होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं। अब बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। किस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे? एक तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल पर, और फिर हम लोग देखेंगे वॉइड्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो बच्चों आइए देखा जाए फर्स्ट न्यूमेरिकल। एज लेंथ ऑफ unit cell of any crystal lattice is 5.6 angstrom। मतलब जो हमारा यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ है वो क्या है? A equal to 5.6 angstrom। The density is 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी रो गिवन है 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर्स ऑफ फार्मूला यूनिट, मतलब हमको जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो क्रिस्टल किसका है? NaCl का। इसके लिए जेड इफेक्टिव हमको फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम का बोलिए भाई मास कितना होगा? 23। क्लोरीन का 35.5। मोलर मास कितना आ जाएगा? 58.5। एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। क्लियर है बेटा? हमको फार्मूला बताइए भाई। डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू जेड इफेक्टिव अपॉन वॉल्यूम, और चूंकि हमारा यूनिट सेल जो है क्यूबिक है, क्लियर, तो वॉल्यूम V की जगह क्या यूज करेंगे? AQ। मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर। सभी वैल्यू को पुट करके आप यहां पर जेड इफेक्टिव फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ये वैल्यू पुट करेंगे। सभी रो गिवन है, ए गिवन है, Na पता ही आपको, मोलर मास पता है, लेकिन यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। यहां पर जो हमको डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, तो यहां और एज लेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में दी है, तो इसको भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 5.6 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -8 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी सीजीएस यूनिट को हम रखेंगे और हम जेड इफेक्टिव फाइंड आउट कर लेंगे। और जेड इफेक्टिव जो होगा वो कितना आता है? 4। मतलब फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? फार्मूला यूनिट। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना आ जाएगा? 4। चलिए अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल को देखें। सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज of its crystal so that the age length of unit cell इतना दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। क्लियर? तो सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस सिल्वर फॉर्म कर रहा है। क्यों भाई? जब सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है तो आपको पता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल मिलता है वो कौन सा यूनिट सेल मिलता है? FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सीसीपी जो है इससे हमको जो यूनिट सेल मिलता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग से हमको कैसा यूनिट सेल मिलता है? फेस सेंटर यूनिट सेल मिलता है। तो बताइए, तो फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? 4। क्लियर? और एज लेंथ कितना गिवन है? 408.6 पिकोमीटर। और डेंसिटी आपको रो फाइंड आउट करना है। एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, और एज लेंथ 408.6 पिकोमीटर है। क्लियर?
तो आप इसको चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 408.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप मोलर मास भाई चूंकि लैटिस सिल्वर का है तो मोलर मास कितना है गिवन है 107.9 यूनिफाइड मास। और डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बोलिए, डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है भाई, जेड इफेक्टिव इंटू एम बाई वॉल्यूम हमारा AQ हो जाएगा इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सभी वैल्यूज आपको गिवन है, जेड इफेक्टिव 4 है, मोलर मास आपको 107.9 गिवन है और आपको एज लेंथ पता है, क्लियर, एवोगैड्रोस नंबर पता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी जो आएगी वो 10.5, जो रो आएगा वो 10.5। और सीजीएस में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो जो यूनिट होगी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। बच्चों आइए देखा जाए थर्ड न्यूमेरिकल। सोडियम है बीसीसी स्ट्रक्चर विथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब डी गिवन है आपको 365.9 पिकोमीटर। क्लियर, कैलकुलेट द डेंसिटी, हमको डेंसिटी निकालना है। मोलर मास सोडियम का दिया हुआ है 23। क्लियर, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमको एज लेंथ भी चाहिए और हमारा यूनिट सेल क्या है बीसीसी। तो आपको पता है फॉर बीसीसी यूनिट सेल के लिए आपको पता है कि 4R इक्वल टू, या तो आपको डायरेक्ट याद होगा तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, मैं बता चुका हूं। 4R इक्वल टू क्या होता है √3 है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4/√3R। और D इक्वल टू क्या होता है, दो नियरेस्ट एटम जो बीच की जो डिस्टेंस D होती है बीसीसी के लिए, बोलिए D इक्वल टू क्या होता है 2R। तो R की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा D/2। तो 4R की जगह आप D/2, चूंकि D हमको गिवन है तो 4/√3, इसके यहां पे आप D/2 लिख लें। क्लियर, और इसको आप सॉल्व कर लें, D आपको पता है। क्लियर, इसको आप सॉल्व करें, वैल्यू 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/√3D। क्लियर, इसको आप D की वैल्यू पुट कर लें, इसको आप सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी A इक्वल टू 422.5 पिकोमीटर, 422.5 पिकोमीटर आएगा। अब हमको निकालना क्या है, जल्दी से बोलिए क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 422.5 पिकोमीटर। ठीक है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 1 पिकोमीटर मतलब 10 पावर माइनस क्या होता है 12 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 422.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। और मोलर मास 23 है, डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि हमारा यूनिट सेल बीसीसी है तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा बेटा 2, जेड इफेक्टिव 2 होगा। क्लियर, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बोलिए, रो इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर। सभी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो इससे हमको जो है रो की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। रो की वैल्यू आएगी 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखा जाए। गोल्ड एटॉमिक मास 197, एटॉमिक रेडियस कितना दिया है भाई 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। इसमें भी हमको डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो गोल्ड का जो मोलर मास है 197, रेडियस जो है आर की वैल्यू गिवन है 0.144 नैनोमीटर। क्लियर, हमारा जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। और आपको पता होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो जेड इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर कॉर्नर पर एटम होता है और फेस पर एटम होता है।
क्लियर। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है 4, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी रो फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो फेस सेंटर हमको डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हमको ए चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आपको जेड इफेक्टिव पता है, मोलर मास पता है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, हमको एज लेंथ चाहिए, यूनिट सेल की एज लेंथ चाहिए। चूंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो कैसा है, किस तरह का यूनिट सेल है, एफसीसी, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको पता है रिलेशन क्या था, इसमें हम फेस डायगोनल को लेते थे, उसमें बॉडी डायगोनल को लेते थे, बॉडी डायगोनल √3 होता है, 4r=√3 होता है, और एफसीसी में आप याद करिए फेस डायगोनल लेते हैं, फेस डायगोनल ऐसे इस तरह से, ये जो फेस कॉर्नर का जो अपसाइड है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये जो है फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल कितना होता है, 4r जल्दी से बोलिए √2a, एफसीसी में √2a लेते हैं और बॉडी सेंटर में √3a लेते हैं। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, एक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, a = क्या हो जाएगा भाई 4/√2 इंटू r की वैल्यू पुट कर लेंगे, बोलिए इससे आपको एज लेंथ निकल आएगी 4/√2, r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, एज लेंथ 0.407। और किसमें एज लेंथ है, बोलिए भाई, क्योंकि हमको रेडियस जो है नैनोमीटर में दिया है, रेडियस जो है वो नैनोमीटर में दिया है, क्लियर। तो एज लेंथ भी किसमें आएगी, नैनोमीटर में, और नैनोमीटर को हम किसमें कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब एज लेंथ पता हो गया, अब हमको क्या चाहिए, डेंसिटी। डेंसिटी रो = बोलिए जेड इफेक्टिव, मोलर मास, वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो नंबर। और जेड इफेक्टिव कितना है भाई, एफसीसी के लिए 4 होता है, हमको पता है, एम मोलर मास आपको पता ही है, एज लेंथ आप निकाल लिए, इसका क्यूब कर देंगे, क्लियर। वॉल्यूम पता हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, Na = 6.02 इंटू 10⁻23, आपको एवोगैड्रो नंबर पता ही है, Na। इसको आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमको क्या पता हो जाएगा भाई, क्या पता हो जाएगा, बोलिए, हमको रो पता हो जाएगा, दैट इज 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से बच्चों आपने डेंसिटी फाइंड आउट कर दी, क्लियर। चलिए अब हम लोग वाइड पर न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए हम लोग 5th न्यूमेरिकल देखा जाए। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स X and Y atoms of the elements Y as anions make CCP and those of the elements X as a cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? मतलब कोई भी कंपाउंड जो है 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, X एंड Y, क्लियर। उसमें X एटम है और Y एटम्स है। Y जो है वो एनायन के फॉर्म में है, और ये कैसी पैकिंग कर रहा है, CCP। तो CCP का मतलब कैसा यूनिट सेल होगा, CCP है FCC यूनिट सेल। CCP का मतलब जो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है, CCP हैज FCC यूनिट सेल। अच्छा, अगर FCC यूनिट सेल है तो मान लेते हैं कि उस यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, या आप ऐसे कहें कि FCC यूनिट सेल में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बोले कॉर्नर, एक कॉर्नर पर होता है और फेस पर होता है। फेस पर 1/2 होता है, कॉर्नर पर 1/8 होता है, तो टोटल एटम कितना निकल के आता है 4। आप यहां पर एक बात ये मान लें, नंबर ऑफ Y एटम्स इन FCC, बोलिए भाई, इन FCC नंबर ऑफ Y एटम्स
मान लेते हैं n है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है y एटम्स जो हैं जो लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है उनकी संख्या कितनी है, n है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स x क्या है, कैटायन है। ये कहां पर है, वॉइड में है। अगर हमारा एफसीसी यूनिट सेल है उसमें जो इफेक्टिव एटम्स हैं वो n है, तो बताइए ऑक्टाहेड्रॉइड्स जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉइड्स जो होंगे वो जेड इफेक्टिव के इक्वल होंगे। जितना उस यूनिट सेल में एटम होगा उतने ही ऑक्टाहेड्रॉइड्स बनेंगे, आपको पहले मैंने बताया था। तो अगर ऑक्टाहेड्रॉइड्स n है तो इस वॉइड्स में हमारा कौन सा एटम है, y, तो इसका मतलब नंबर ऑफ y एटम्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ y एटम्स भी कितने होंगे। इसी वॉइड्स में y एटम है तो अगर वॉइड्स हमारे पास n है तो नंबर ऑफ y एटम्स कितने होंगे, n। क्लियर। अब हम देख लेते हैं रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ x एंड y, x और y का रेशियो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ x एंड y, x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। x n हो गया, y का जो रेशियो है एटम्स का वो भी n हो गया, 1:1। मतलब फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या आ जाएगा, x y। बिल्कुल एक बार देख लें, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। 6 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स B फॉर्म SCP लैटिस। जो B है वो SCP लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो हमारा A है, एलिमेंट A है, ये हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, वो भी सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पहले आप जाने SCP यूनिट सेल में पहले ये देखें कितने हमारे पास एटम्स हैं, उसमें कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, फिर उसमें कितने वॉइड्स होंगे। वॉइड्स सभी भरे हुए नहीं है, वॉइड्स का केवल 2/3 पार्ट ही ऑक्युपाई किया गया, किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो हमारा जो यूनिट सेल है इन एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। बोलिए नंबर ऑफ बी एटम्स, नंबर ऑफ बी एटम्स क्या है, n मान लेते हैं। अगर नंबर ऑफ बी एटम्स अगर n है, क्लियर, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, जो एटम्स जितने इफेक्टिव एटम्स होते हैं, क्लियर, उसका डबल वॉइड्स बनेगा। तो वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n। अब इस वॉइड्स में हमारे पास कौन से एटम है, A, लेकिन जो A है केवल वॉइड्स केवल कितने वॉइड्स में है, 2/3 में। तो नंबर ऑफ A एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ A एटम्स किसमें है, वॉइड्स में है, और वॉइड्स के कितने हैं, टोटल वॉइड्स में 2n है, लेकिन इसके 2/3 में है। तो नंबर ऑफ A एटम्स हमारे पास इतना हो गया 4n/3। क्लियर। A एटम्स आपके पास इतने हैं और B एटम्स इतने हैं, तो A और B का जो है रेशियो देख लेते हैं, इनके एटम्स का रेशियो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ A:B, A और B का रेशियो, A एटम्स कितना है 4n/3 और B का रेशियो कितना है n। क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n कैंसिल हो जाएगा 4:3। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, A के कितने एटम है 4, A4 और B के कितने मिले 3, A4 B3। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने वॉइड्स पर कुछ न्यूमेरिकल देखे, और बाकी आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर, और कोशिश करिएगा मैक्सिमम न्यूमेरिकल को आप लोग लगा लें। ठीक है, थैंक्स।